हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लूसेंट डेली प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 16। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जा करके दे सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग डेली 8 बजे शाम को ये सेट देखते हैं जिसमें आपको 60 MCQ देखने को मिलता है। 50 MCQ लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से होता है और 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि आपने कितने अच्छे से लूसेंट को पढ़ रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्वप्नवासवादिता के लेखक कौन है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, तो ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है भास। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जैसे स्वप्नवासवादिता यानी कि वासवादिता का स्वप्न। ठीक है, महाकवि भास का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है और ये राजा के अपने रानी के प्रति प्रेम और पुनर्मिलन की कहानी है। भास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ने से पहले अपने चैलेंज के बारे में जान लीजिए। आज आपको चैलेंज दिया जाता है जनरल कैटेगरीज 53 मार्क्स, BC 51, SC 48, ST 49 और EWS कैटेगरीज 50 मार्क्स रखा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ रोजाना इस तरह की मॉक टेस्ट देखने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, शंकराचार्य। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वविथिनी पत्रिका से संबंधित है। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कमेंट करके जल्दी से बताइए कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने कब की थी। नीचे कमेंट करके जल्दी से बताइए। तब तक हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ और वो था भूमध्य रेखा व पश्चिमी दिशा। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। वीडियो को इत्मीनान से आराम से देखिए, एंड तक खत्म कीजिए और बताइए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। और मज़ा ना आए तो वीडियो को दोबारा मत देखिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बहुत अच्छा लगने वाला है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ। पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ। तो कार्बोनिफेरस युग में। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप इन सभी को अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का एक महान विद्वान और लेखक था। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो अंतिम बौद्ध राजा थे और वो थे हर्षवर्धन। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। बात यहाँ पे लेखक की जा रही है, तो हर्षवर्धन एक लेखक थे। तो बात कर लेते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। तो इनकी रचनाएं को हम याद रख सकते हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, जब लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। हम यहाँ पे छोटा सा पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो कुल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। और वो 3 बार किस लिए बुलाई गई थी उसको भी हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 1950 से वर्तमान तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को अब तक 3 बार बुलाया गया। और वो किस किस कारण से बुलाया गया था। तो पहला हम ध्यान रख सकते हैं 1960 में दहेज प्रतिषेध विधेयक के लिए, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 के लिए और आतंकवाद निवारक विधेयक 2002 के लिए। इन्हीं 3 के संबंध में अब तक संयुक्त बैठक बुलाई गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है। हर्ष चरित्र जो वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि हर्षवर्धन के दरबार में जो इनके रहते थे दरबारी कवि बाणभट्ट, इन्होंने ही लिखा था हर्ष चरित्र। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा या फिर हम कह सकते हैं कि चरमोत्कर्ष प्राप्त किया।
जो चित्रकारी था, मुगल चित्रकारी, वो जहांगीर के समय में, ठीक है, जहांगीर के समय में चरमोत्कर्ष पे था। सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा लिखी थी किसने? तो आपको पता है कि अकबर की जीवन कथा हम कह सकते हैं कि अकबरनामा में है, और अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? किलों को हस्तांतरित किया था, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, पुरंदर की संधि। ठीक है, पुरंदर की संधि। चलिए, छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे नोट डाउन किया, आप इसको पढ़िए कि मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। जयसिंह द्वारा पुरंदर किले की घेराबंदी करने के बाद शिवाजी को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुरंदर की संधि 2 बार हुआ था। ठीक है, पहला तो आपने देखा 1665, अब दूसरा आपको कमेंट करके बताना है कि दूसरा जो पुरंदर की संधि हुआ था कब हुआ था और किनके मध्य हुआ था। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, देखते कितने लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी किनके बीच हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? पहला जो हुआ था 1526 में, सेकेंड जो हुआ था 1556 में, और थर्ड जो हुआ था 1761 में। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और तीसरा जो हुआ था पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। और मैं आपको बता दूं कि प्रथम तो आपको पता होगा, प्रथम जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और दूसरा जो हुआ था वो अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। ये दूसरा था और ये पहला था। ठीक है, और तीसरा आप यहाँ पे देख ही रहे। तो आई होप कि आपको ये सारा डाउट्स क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, कौन बुलाता है, कब कब हुआ था? ऑलरेडी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन ऊपर में देख चुका है। अब मुझे नहीं लगता है कि संयुक्त अधिवेशन से संबंधित कोई पॉइंट्स में आपको दिक्कत होनी चाहिए। अनुच्छेद भी मैंने आपको बताया 108 अनुच्छेद, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ही जो होता है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की बैठक यानी कि अध्यक्षता करता है, बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? मूल अधिकार की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो मूल अधिकार अगर हम देखें तो किस भाग में? भाग 3, और संबंधित आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35 तक। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे? संसद को यह अधिकार है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्यपालिका का समस्त सत्ता निम्नलिखित में किसमें निहित होता है? कार्यपालिका का समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? मंत्रिपरिषद में। ऑप्शन ए सही होगा, मंत्रिपरिषद। देखिए, छोटा सा यहाँ पे पॉइंट से हम आपको पढ़ लेते हैं कि मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 74 के 1 में यह उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों के संचालन एवं शक्तियों के प्रयोग में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। संघ मंत्रिमंडल में ही कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति निहित होती है तथा राष्ट्रपति संघ मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर्टिकल 74 का फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? बताइए, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? देखिए, ये क्वेश्चंस पिछली बार की जो बिहार एसआई प्री हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ध्यान रखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नियुक्त होते हैं। ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। ठीक है, नियुक्त होते हैं। यहाँ पे हम क्लियरली पढ़ सकते हैं कि प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमतधारी दल या फिर गठबंधन के नेता होते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का स्वयं लोकसभा सांसद होना अनिवार्य नहीं है, परंतु उन्हें लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना होता है और नियुक्ति के 6 महीने के भीतर ही संसद का सदस्य बनना पड़ता है।
ठीक है, संसद का सदस्य बनना पड़ता है, यानी हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन के सदस्य हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि बिहार जो है वो तीसरे स्थान पर है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे बिहार, यानी फर्स्ट थर्ड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट थर्ड और सेकंड इस तरह से आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन सी भी मिल रहा है, ऑप्शन डी भी मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल और उसके बाद आंध्र प्रदेश होगा, यानी कि 5 और 4 इस तरह से हमारा सही सीटिंग अरेंजमेंट बैठेगा। ऑप्शन किसे टिक करेंगे? 5 4 लास्ट में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है किस स्टेट की? वो है मेघालय, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की उरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? उरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? उरांव जनजाति का संबंध झारखंड से, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन की जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जौनपुर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? और ये पड़ता है गोमती नदी के तट पर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए 1981। और आपको पता है कि प्रत्येक 2 वर्षों पर वन सर्वेक्षण विभाग जो है वो जारी करता है वन रिपोर्ट। तो पिछली बार 2019 में जारी किया गया था, और मैंने आपको आज की जो मॉर्निंग में मैंने बिहार एसआई का सेट दिया था उसमें आपको एक क्वेश्चंस बताया था और बोला भी था कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। आई होप कि आपने उस वीडियो को देखा होगा। ठीक है, तो प्रत्येक 2 वर्षों पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। पिछला रिपोर्ट 2019 में जारी किया गया था, अब 2021 में जारी किया जाएगा। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? और ये अब तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखेंगे किसी भी तरह से। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और भी आपके साथ डिस्कस करूँगा, उनको भी आपको याद रखना है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। देखिए एक होता है क्या, एक होता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में पारित हुआ था, एक होता है वन्य संरक्षण अधिनियम 1980, ये ध्यान रखेंगे, और तीसरा होता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो इन तीनों को में काफ़ी दिक्कतें होती है याद रखने में, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि इन दिक्कतों का सामना कैसे करना है। देखिए छोटा सा मैंने ट्रिक बनाया, ट्रिक की मदद से आप याद रख सकते हैं कि वन्य में जीवों को देखा तो वन्य संरक्षण किया। समझिएगा मेरी बात को, क्या है कि मान के चले कि मैंने कोई जंगल में गया, मैं जंगल में गया, ठीक है, वहाँ पर मैंने क्या देखा कि वन्य में यानी कि जंगल में मैंने जीवों को देखा, तो मैंने सोचा कि चलो वन का संरक्षण किया जाए, तो वन का संरक्षण किया, ठीक है, पूरे जंगल का संरक्षण किया, इसलिए क्या हुआ कि पूरा पर्यावरण संरक्षण हो गया। अब इस बात को समझिएगा किस तरह से, यहाँ पे देखिए क्या है वन्य जीव यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, वन्य जीव देखा तो हमने यहाँ पे क्या किया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसके बाद सेकंड हमारा क्या बनता है कि वन्य संरक्षण किया, वन्य संरक्षण, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम 1980, क्लियर। इसलिए क्या हुआ कि पूरा पर्यावरण संरक्षण यानी कि पर्यावरण संरक्षण, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हो गया कि नहीं, क्लियर। तो छोटा सा आपको एक लाइन याद रखना है कि वन्य में जीवों को देखा तो वन्य का संरक्षण किया, इसलिए क्या हुआ कि पूरा पर्यावरण संरक्षण हो गया। आई होप कि आपको छोटा सा ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। चलिए हम एक एक करके मैच करते हैं। जोग जलप्रपात की बात करें तो ये किस नदी पर है, तो ये शरावती नदी पर है। यहाँ पे हम ए का फर्स्ट के साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए उसके बाद अगर हम देखें तो ए का फर्स्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिला है, तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन हम डी को डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बाकी को भी देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ये सिंपल जो कि क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर याद रखेंगे, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, और गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर ही स्थित है। तो इन सभी का राइट आंसर बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया था, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि महाबुद्ध द्वारा, ठीक है सॉरी, महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? गृह त्याग की जो घटना है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और जो इनका प्रथम प्रवचन था, उपदेश था, जो सारनाथ में इन्होंने दिया था, उसको हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? पुरकिंजे, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पुरकिंजे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 76, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसके अनुभवों पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना ऑप्शन डी टिक करेंगे, 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों के गरज के साथ होती है? तो ये होता है आपका संवहनीय वर्षा, सी को टिक करेंगे, संवहनीय वर्षा। नेक्स्ट पॉइंट की भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो एक संयुक्त परियोजना है किन राज्यों की? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए कुछ पॉइंट्स हम इनसे रिलेटेड देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2%। इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, जिसमें 169 किलोमीटर पंजाब, 14 किलोमीटर हरियाणा, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शेष जो हिस्सा है वो राजस्थान में। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग का संबंध हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म से, और इसको आप याद रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन की वर्धमान ट्रॉफी, ठीक है, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? वर्धमान ट्रॉफी का संबंध भारोत्तोलन से है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? और वो था अपना बाबर। ठीक है, बाबर ने ही अपनी आत्मकथा लिखी थी, बाबरनामा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग पैदा हो जाता है या फिर रोग पैदा करता है? और वो है जो है कैडमियम। ठीक है, कैडमियम। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि इटाई जो रोग होता है वो कैडमियम के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन की ऊतकों की संरचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है? ऊतकों की संरचना से अध्ययन संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी सही होगा, हिस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन की प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? बताइए, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, 1928 में इन्होंने खोज की थी और इस कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? अच्छा, प्रथम एंटीबायोटिक का नाम क्या था पता है आपको? पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन की निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, वसामय ऊतक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की सेबेसियस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, सेबेसियस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा राय लेना चाहता था। क्या आप लोग चाहते हैं कि 50 क्वेश्चंस के साथ जो कि 50 या फिर 100 क्वेश्चंस के साथ साइंस का मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूं?
ठीक है, साइंस का एक सीरीज स्टार्ट मैं करना चाहता हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 50 या फिर 100 क्वेश्चंस के साथ सीरीज स्टार्ट किया जाए, ठीक है। और ये जो आपका 50 या फिर 100 क्वेश्चंस होगा, 50 क्वेश्चंस होगा तो वीक में 2 वीडियो आएंगे, और अगर 100 क्वेश्चंस होगा तो वीक में कोशिश करेंगे कि 1 वीडियो आए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे तो आप लोग मैनेज कर लेंगे। तो नीचे बाकी चीज़ें कमेंट करके बता दीजिएगा आपकी क्या राय है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहा है कि सेबेसियस ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। तो ध्यान रखेंगे, डर्मिस एक होता है और एपिडर्मिस होता है, तो इन दोनों का मतलब ही आप समझ लीजिएगा। कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि शरीर की बाहरी जो त्वचा होती है, सबसे ऊपरी जो परत होती है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस। और जो डर्मिस होता है उसका दूसरा परत होता है डर्मिस। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरुष में पुरुषत्व कि कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी XY, ठीक है, XY, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बल्बर क्या होता है, बताइए कि बल्बर जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे, बल्बर जो होता है एक प्रकार का सघन वसा की परत होती है, उसी को हम कहते हैं बल्बर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है। तो यहाँ पे जो मछली कह सकते हैं, मछली स्तनधारी के रूप में नहीं आती है, ठीक है, चमगादड़, व्हेल और मनुष्य ये सभी स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मछली स्तनधारी के अंतर्गत नहीं आती है। लेकिन अब ये मत कहना कि व्हेल भी एक मछली के अंतर्गत आती है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या फिर नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके भी पूछा जाता है कि हाइड्रोलाइटिस एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है। तो हाइड्रोलाइटिस एंजाइम लाइसोसोम में ही पाया जाता है, और इसका कार्य मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। तो फिलहाल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ होता है जल, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका ही होती है, सेल्स होती है, ठीक है। शरीर की रचना कोशिकाओं से होती है। जीवद्रव्य का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर के बना होता है, ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन जो कि यहाँ पे हम कह सकते हैं 10%, नाइट्रोजन 2.5%, और जीवद्रव्य का 80% भाग जो कि जल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है। हुंड्रू जो है वो किस जगह के पास है, तो रांची, ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लूसेंट को कंप्लीट किया। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स। लूसेंट को कंप्लीट किया का मतलब कि यहाँ पे लूसेंट से जो भी क्वेश्चंस मैंने 50 क्वेश्चंस लिए थे वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब करंट अफेयर्स देखिए क्या है कि मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8A जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस देश का है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है, P-8A। चलिए यहाँ पे हम छोटा सा पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि बोइंग P-8 पोसाइडन जिसे पूर्व में मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट नाम से जाना जाता था, संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना के लिए विकसित एक सैन्य समुद्री गश्त विमान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पीने योग्य पाइप्ड जलापूर्ति प्राप्त करने के लिए 100 दिन का अभियान किस मिशन के तहत शुरू किया गया। तो ये मिशन जो स्टार्ट किया गया जल जीवन मिशन के तहत स्टार्ट किया गया, ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि महात्मा गांधी की जयंती मनाने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने चरखे पे चर्चा का आयोजन किया था। चरखे पे चर्चा का आयोजन किया गया था किसके द्वारा, तो सी को टिक करेंगे, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि खबरों में नजर आने वाली माधवी पुरी बुच किस संस्था की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य है, और इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया भी था आपको। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सेबी, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, सेबी। अगला क्वेश्चन बनता है कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में फिल्म्स डिवीज़न द्वारा आयोजित ऑनलाइन फिल्म समारोह का नाम क्या है। तो इसका नाम रखा गया था गांधी फिल्मोत्सव, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि किसे वर्ष 2020 का फिजियोलॉजी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। 2020 का फिजियोलॉजी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया।
तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि रोजर पेनरोज। रोजर पेनरोज को कह सकते हैं कि भौतिकी के क्षेत्र में 2020 का नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से किस राज्य में बनी उत्सव मनाया गया? तो ध्यान दीजिएगा, बनी उत्सव की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, बी को टिक करेंगे, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट अ रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? नंद किशोर सिंह। अच्छा, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, लास्ट से क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइएगा कि नंद किशोर सिंह कौन है? वर्तमान में बताइए कि नंद किशोर सिंह कौन है, जिनको हम लोग NK सिंह के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो ये मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। क्लियर, ऑप्शन ए सही होगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट कि वर्ष 2020 में किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है? खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी गई है किस राज्य की कैबिनेट के द्वारा? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। चलिए क्यूज का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्यूज का क्वेश्चन आपका ये बनता है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 60 MCQ कंप्लीट किया, जिसमें 50 लूसेंट से और 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर से थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।